नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए इस लाइव सेशन में। करते हैं कुछ जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज जो क्वेश्चन उठाए हैं एक ऐसी बुक से उठाए हैं जहां से डीआरडीओ भी पूछता है। और मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूं कि डीआरडीओ ने एसटीएबी के एग्जाम में इस बुक से कितने क्वेश्चन उठाए हैं और कितने क्वेश्चन आपकी बुक में या आपके एग्जाम में इसी बुक से आ सकते हैं। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहें। इससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारी डीआरडीओ वाली प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। और ये वीडियो डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप केवल डीआरडीओ समझकर न पढ़ें। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों का सिलेबस सेम है और एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है। तो लास्ट तक देखिए, शेयर कर दीजिए यदि आप हमारे रेगुलर या फिर रोज़ हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले और हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर छपने वाले प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जब सबको पता है। और ये दूसरा पार्ट है जिसमें न केवल जनरल अवेयरनेस है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है ऋतु संहार के लेखक कौन हैं। तो बताइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी एसटीएबी के एग्जाम में कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। ये रही वो बुक जिसका मैं आपको प्रूफ देने वाला था। गीत गोविंद जयदेव वाला देखिए, नीचे नीचे 16 नंबर पर आप में से सभी को दिखाई दे जाएगा। ये रहा लिखा हुआ जयदेव। एक बार मैं हटा देता हूँ, शायद सभी को 16 नंबर वाला देखिए जयदेव, और इसके सामने लिखा हुआ है गीत गोविंद। सेम क्वेश्चन उठा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, आपको जयदेव आंसर करना था वहाँ। यदि एसटीएबी वालों ने किया होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रेगुलरली इसी बुक के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, आगे भी करवाऊँगा। और इस बुक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आपके भी आ सकते हैं। इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको इनके क्वेश्चन फ्री में यूट्यूब पर करवाऊँगा। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋतु संहार के लेखक कौन है। तो आप सभी को हमारी पढ़ाने का तरीका या फिर वीडियो प्रोवाइड करवाने का तरीका पसंद आता होगा। हम एक क्वेश्चन के साथ इतने आपको नए क्वेश्चन बता देते हैं कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋतु संहार के लेखक, यानी कि हम पहले सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। जयदेव किसके लेखक है, तो आप क्या कहेंगे, गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। गीत गोविंद, यदि आपको एग्जाम में गीत गोविंद पूछे तो आप जयदेव कर दीजिए। विष्णु शर्मा सबको पता होगा पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे विष्णु शर्मा। कालिदास, अब कालिदास ने एक तो कोई ग्रंथ या काव्य लिखा नहीं है, कालिदास की गिनती करना असंभव कह सकते हैं या फिर अनगिनत है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं बात किसकी, चाणक्य जिसे आप कहते हैं कौटिल्य, तो उनकी क्या है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे चाणक्य या फिर उनका दूसरा नाम है कौटिल्य। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कालिदास। कालिदास का देखिए, नोट कीजिए आप। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहार, कुम्हार संभव, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशी, ये इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके कालिदास के हैं। तो ऋतु संहार आपको दे रखा है ऑप्शन में, सी नंबर की तरफ राइट जाएंगे। ऋतु संहार कालिदास का ग्रंथ है या फिर कालिदास का काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन से आप कितने नए सीखे। कालिदास के मैंने आपको मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव बहुत सारे बता दिए। एक विष्णु शर्मा का, जयदेव का और चाणक्य का भी बता दिया। और जयदेव तो इस बार आपके एग्जाम में एसटीएबी के पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, और इससे पहले तो मैंने आपको करवाई है। STAB के एग्जाम में आया था, नौसेना का प्रमुख कौन है? तो सबने सही किया, और उसी के साथ हमने जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया तो आपको सारी डिटेल दे दी थी कि नौसेना का क्या आदर्श वाक्य है। तो बताइए, बल्लस्य मूल्यम विज्ञानम किसका है? पहले तो आप ये बता दीजिए। ये आपके उसी का है जिसका आप DRDO का एग्जाम देने वाले हैं। तो पूछा जा सकता है DRDO का मूल वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? तो आपको करना है बल्लस्य मूल्यम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नौसेना का आदर्श वाक्य बताइए। तो नौसेना नभः स्पर्शम दीप्तम किसका है? सन्नो वरुण है किसका है? तो सन्नो वरुण है नौसेना का। नौसेना का कौन सा है? आप कहेंगे सन्नो वरुण है। और नभः स्पर्शम दीप्तम ये किसका है? तो आप कहेंगे वायुसेना का ग्लोरी टच द स्काई, यानी कि आकाश को छूना है गर्व के साथ, इस प्रकार से इनका है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका आंसर पहले देगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो अपने आप में उसी आवश्यकता चिंता करने की नहीं है, उसे अपनी बस थोड़ी पढ़ाई और करनी है और वो सफलता के नज़दीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है या फिर किस मंडल में है? तो ऑप्शन है तीसरे में, 10वें में, प्रथम में या किसी में भी नहीं। तो चलिए मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। ऋग्वेद की तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो आप सभी कहेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है किस वेद में है, तो हम कहेंगे ऋग्वेद में। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपका कोई और भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब गायत्री मंत्र की बात करें तो ये सूर्य को, भगवान सूर्य को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा गया था UPPCL TG2 में कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है, और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, यानी कि टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे 10 कुल मंडल है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 वर्णों का उल्लेख किसमें है? तो ये है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में तो आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपको करना है ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो आपको ऑप्शन करना है ऋग्वेद की तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो बताइए कितने आपके नए क्वेश्चन तैयार हुए। अभी एक आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अभी एक रिसेंटली कमेंट आया कि सर आप रेगुलर सेम क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, तो सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं जो आपकी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आ जाता है, उसे एक्सप्लेन इतना कर देता हूँ कि पुराने क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो भी आपके रिपीट हो जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा याद होता है। मेरा काम ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ, आपको याद करवाना भी मेरा ही काम है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी किया था पोस्ट। आप सभी ने इसका 92% ने इसका गलत आंसर दिया है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जनसंख्या किस सूची का विषय है? क्वेश्चन ये पूछा गया और सब आंसर कर रही हैं जनगणना किस सूची का विषय है। तो आपको मैं बता दूं 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है जनगणना जो संघ सूची का विषय है, जनगणना यानी कि लोगों को काउंट करना या जनगणना करना, यह संघ सूची का विषय है।
और जनसंख्या है ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या किस विषय का है? तो आपको करना है समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या। तो आई थिंक आप सभी को 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा है जनसंख्या, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, और यदि पूछता जनगणना तो हम संघ सूची की तरफ जाते। और मैं यूट्यूब पर रोज 3 से 5 क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में करता हूँ। बहुत सारे अधिकांश स्टूडेंट उनके वोट भी करते हैं, तो आप भी कीजिए। फिर जब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 या 3 दिन में, तो मैं उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। टाइटल होगा कम्युनिटी टैब क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से मैं आपको नया वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको पता नहीं है ना कौन सा क्वेश्चन छप जाए आपके एग्जाम में, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया और आपने सही किया तो वो आपके लिए सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमने डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए नॉन टेक की ई बुक पब्लिश की है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं, जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डीआरडीओ वाली प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट करें, वहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो कह रहा है, किरण के पास 50 रुपये हैं तथा 100 रुपये की कुल 85 नोट है। यानी कि 50 और 100 रुपये की 85 नोट है। यदि उसके पास कुल 5000 रुपये हैं तो 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर करना है चाहिए। कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण है, उसके पास 50 रुपये के भी नोट हैं और 100 रुपये के भी नोट है। अब पता नहीं कितने नोट है, n इंटू एन कर दीजिए, और टोटल उसके पास जो रुपये हैं वो 5000 है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा और टाइम की भी बचत होगी। किस प्रकार से बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपये की, तो देखिए 50 रुपये के मान लेते हैं। आपको आंसर में क्या ज्ञात करना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो मान लीजिए 50 रुपये के 30 नोट है, तो क्या होगा, 50 रुपये की 30 नोट है, यानी कि उसके रुपये कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1500 रुपये हो जाएंगे। टोटल उसके पास 85 नोट है, यानी कि 30 तो हो गई 50 की। अब जो आपके बचे हैं 55, वो नोट होने चाहिए उसके 100 के, तो 100 के 55 होंगे, यानी कि 5500। रुपये कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे रुपये हो गए 7000। लेकिन उसके पास तो टोटल कितने हैं, 5000 रुपये हैं, यानी कि 30 वाला आंसर नहीं होगा, है ना। इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना किस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ। आगे मान लेते हैं उसके पास 50 रुपये के 50 नोट है, तो 50 रुपये की 50 नोट होंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 2500 रुपये। यदि 50 नोट ये वाले हैं तो टोटल 85 में से 35 नोट वो वाले होंगे, यानी कि 100 के 35 होंगे, तो 3500 रुपये। 3500 और 2500 कितने होते हैं, आप कहेंगे 6000। तो लेकिन उसके पास तो टोटल 5000 रुपये ही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन वाला, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 70 नोट, यानी कि 50 के 70 नोट है, तो आप कहेंगे कितने हो गए, 3500 रुपये। 70 ये हो गई, तो वो कितने बचे, 15 नोट, और 15 इंटू 100 के हैं, यानी कि 1500 रुपये। यानी कि अब आपका कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 बन रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। यदि एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है ना, तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। यदि हम 40 से करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 50 से जब नहीं हुआ तो 40 से कैसे हो जाएगा नोटों की संख्या, यानी कि 50 के नोट की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और वंश के नाम दे रखे गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, सूर्य वर्मा और चोल वंश। बताइए, अपना आंसर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को देखते हैं। लाइव सेशन में अपने आंसर को कमेंट जरूर कीजिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम आते हैं। रेगुलर अपने कमेंट करते रहिए, जो आपको राइट आंसर लग रहा है वो कमेंट जरूर करें।
तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका आंसर। पहले तो हम बात करते हैं सूर्य वर्मा, जो ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में। इसका राइट आंसर होगा सूर्य वर्मा सेकंड। राइट आंसर नहीं, ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। सूर्य वर्मा सेकंड, उन्होंने करवाया है कंबोज स्थित अंगकोर वाटिका विष्णु मंदिर का निर्माण। किसका करवाया है? तो कन्नौज, कन्नौज में जो स्थित है, लिख रहा हूं आप पढ़ लीजिए, अंगकोर वाटिका विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो आपको पता होना चाहिए सूर्य वर्मा सेकंड। और ये क्वेश्चन यूपी आर्विनल में पूछा गया है, यानी कि आपकी एग्जाम में भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस के बढ़ जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश ने किसका निर्माण करवाया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसका तो मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब आपको कमेंट करना चाहिए कि किसने करवाया है। एलोरा मंदिर का नाम सुना है आपने? उनका निर्माण करवाया है राष्ट्रकूट वंश ने। और मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, बार बार बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे कमेंट आएंगे कि सर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार बताते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं, उनका निर्माण करवाया है गंग वंश ने। और गंग वंश के शासक कौन है? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने ब्लैक पेगोडा सूर्य मंदिर, कोणार्क स्थिर का मंदिर का निर्माण करवाया है। तो चोल आंसर इसका राइट आंसर है। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? चोल वंश ने। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया है, कृष्ण प्रथम ने। बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये नया आया है सूर्य वर्मा सेकंड, जिसका हमने बता दिया कन्नौज स्थित मंदिर विष्णु मंदिर अंगकोर वाटिका मंदिर का निर्माण करवाया है। लास्ट तक जरूर देखा करें, और जिनको पसंद आता है वही देखें, वही शेयर करें। और जिनको लगता है ना कि हम आपको गलत बता रहे हैं, तो वो प्लीज़ मत देखें। हमें व्यूज की आवश्यकता नहीं है, हमें आपको रियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कंटेंट प्रोवाइड करवाना हमारा लक्ष्य है। यदि आपको लगता है ना कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक शेयर भी करें। और हमारी 3 वीडियो से 15 क्वेश्चन STA-B के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, जरूर पढ़िए। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो STA-B के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन जब से आया है, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने शुरू हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सूर्य किरण अभ्यास, तो एक अभ्यास आया है। अब हम इतने अभ्यास पढ़ लेंगे कि एग्जाम में कोई भी आए एकदम राइट करके आएंगे। सूर्य किरण पूछ रहा है ना, तो पहले तो आप सूर्य किरण ही नोट कर लीजिए। भारत और नेपाल का अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप सभी जाइए और ऑप्शन डी को राइट करके आइए। भारत और नेपाल है सूर्य किरण अभ्यास। अब चलिए भारत और फ्रांस की बात कर लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच कौन से हैं? तो भारत और फ्रांस के बीच 2 है। एक तो है गरुड़ और एक है शक्ति। गरुड़ शक्ति नहीं है, एक तो है गरुड़ अभ्यास और एक है शक्ति अभ्यास। गरुड़ व शक्ति अभ्यास क्या होता है सबको पता है ना? सेनाएं करती है जो युद्धाभ्यास या सैन्य अभ्यास जिसे हम कहते हैं, 2021 के हैं। भारत और फ्रांस का है गरुड़ व शक्ति। मित्र शक्ति किसका है? तो सबको पता होगा, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का होगा। तो मित्र शक्ति पूछे तो आपको करना है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास हुआ 2021 में? तो ये मित्र शक्ति हुआ। एक और है स्लिनेक्स, वो भी भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। लेकिन आपको पूछे कि भारत व इंडोनेशिया के बीच कौन हुआ, तो वो हुआ गरुड़ शक्ति। यहां गरुड़ और शक्ति एक ही नाम है। मान लीजिए मैं कुछ कहता हूं ना कि रामानुजन, तो एक ही बंदे का नाम है। इसी प्रकार से भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है उसका नाम है गरुड़ शक्ति। और भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, उनका नाम है, भारत और फ्रांस के बीच 2 हुए हैं। एक हुआ है गरुड़, वो भी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। दूसरा हुआ है शक्ति, वो भी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति। तो समझ गए ना, इनके बीच भारत और फ्रांस के बीच 2 हो चुके हैं। गरुड़ और शक्ति अलग अलग है, और इंडोनेशिया के बीच है आपके गरुड़ शक्ति, वो साथ में है।
भारत और नेपाल के बीच हुआ है सूर्य किरण, जो क्वेश्चन में पूछा है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत व श्रीलंका के बीच हुआ है मित्र शक्ति। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है डी वाई चंद्रचूड़ को शपथ किसने दिलाई। तो ये क्वेश्चन आपकी इस बार पूछा गया था जब एग्जाम हुआ है एसटीएबी का, उसमें कि 49वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 49वें नंबर के यानी कि 49 नंबर के हैं वो है यूयू ललित। 50वें नंबर के कौन है, यदि आपकी ये क्वेश्चन आई तो आपको करना है डी वाई चंद्रचूड़, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो 50वें नंबर की चीफ जस्टिस है। और ये 8 नवंबर को अभी अभी रिसेंटली बने हैं। तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, 8 नवंबर को बने हैं। और इनको शपथ दिलाता है, जब कोई चीफ जस्टिस बनता है तो उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और अभी हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक बार आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, कि डी वाई चंद्रचूड़ को शपथ किसने दिलवाई। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। ये 50वें नंबर की चीफ जस्टिस है डी वाई चंद्रचूड़, जिनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। 8 नवंबर को अभी वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले 49 नंबर के थे यूयू ललित, उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है, यूयू ललित। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूना पैक्ट कब हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। और रिसेंटली जब ICAR का एग्जाम हुआ था 2021 में, 2021 में तो क्या हुआ था, उसकी वैकेंसी आई थी 2021 में, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट कब हुआ। और रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसियों में ये क्वेश्चन आता है, तो हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है, बताइए आंसर। इसके बारे में पूरी डिटेल एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। पूना पैक्ट पहले तो 1932 में हुआ, ये आप याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। उसके बाद ये किन के बीच हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच ये पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ, 1932 में। पूना पैक्ट कहाँ हुआ ये पूछे तो आपको करना है यरवदा जेल पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। यानी कि आपको आंसर करना है पूना पैक्ट 1932 में भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच हुआ, यरवदा जेल पुणे में हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि BR अम्बेडकर को कब दिया गया भारत रत्न, तो वो भी आपको 1950 करना है। आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपकी स्क्रीन पर है। राजीव गांधी से क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी वीर भूमि, इस प्रकार से आपको याद रहे उस प्रकार से कर लीजिए। राजीव वीर आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो वीर भूमि इनकी समाधि स्थल है। भीमराव अंबेडकर, तो आप सभी को पता है चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। और वहीं राजेंद्र प्रसाद पूछे तो महाप्रयाण घाट, और लाल बहादुर शास्त्री पूछे तो आपको पता है विजय किसकी होती है, जो बहादुर होता है। तो विजय घाट ये इनकी है, लाल बहादुर शास्त्री की। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है, याद करने वाला चारों करेगा ताकि आंसर यदि क्वेश्चन आई आपके एग्जाम में तो जल्दी कर पाए। किसे प्रथम बार भारत रत्न मिला, प्रथम बार किसे मिला, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही आंसर होगा। और इनके बारे में नोट कर लीजिए, इनको कब मिला, 1954 में। 1954 में इन्हें मिला भारत रत्न। सबसे पहले शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले इन्हें मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र ये ऐसे व्यक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उसके बाद राष्ट्रपति बने। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति हैं। इनके बारे में भी नोट कर लीजिए, दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो पूछे ना ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको करना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
और दूसरे राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। सबसे पहले उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। और आपकी स्क्रीन पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पढ़ लीजिए। कह रहा है रोगी, डॉक्टर और मनुष्य। तो आपको पता है मनुष्य क्या होता है, वही रोगी होता है और वही डॉक्टर होता है। यानी कि मनुष्य दो भागों में बंटा है, आधे डॉक्टर है आधे क्या है, रोगी है। तो मान लीजिए ये मनुष्य का सर्किल है। जब भी आए तो उनके शब्दों को देखना है और देखता है किससे संबंधित है, कैटेगरी देखनी है। मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं और मनुष्य ही रोगी होते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा, आप इजीली कर पाएंगे। आपको शब्द देखना है और देखना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो कह रहा है मनुष्य, ये मनुष्य का सर्किल बन गया। अब डॉक्टर कोई जानवर थोड़ी ना होगा तो मनुष्य ही ना, यानी कि मनुष्य के अंदर आएगा। और आधे डॉक्टर होंगे आधे रोगी होंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसटीएबी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। और ई बुक के लिए नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लाइक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।